हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट की सीरीज चल रही थी उसमें इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और बेसिकली ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो पहला लेक्चर मतलब पहला पार्ट होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम वीवीटी, हाइब्रिडाइजेशन और ड्रैगो रूल, बेंट रूल और जो भी मतलब लेविस ऑक्टेट रूल, इन सब चीजों के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हो तुमसे मिस ना हो। एंड इसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डीएम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द सल्फर एटम इन द सल्फेट आयन। जब हम फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो हम किस रूल पे जाते हैं, तो हम जाते हैं लेविस ऑक्टेट रूल पे, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल चार्ज के बारे में बात की थी। जो लेविस ऑक्टेट रूल था प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करता है और वहां पे हम फॉर्मल चार्ज के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर सल्फेट आयन के ऊपर फॉर्मल चार्ज पूछा गया है, तो सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2 है ना। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सल्फर के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐसे बना लिए। यहाँ पर O- और यहाँ पर O- आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम बचे हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो डेफिनेटली यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक समझने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो इसके बाद इसको रिजॉल्व करते हैं कोवेलेंट में। तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर एक प्लस, यहाँ एक प्लस और यहाँ एक माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर पे टोटल चार्ज +2 और ऑक्सीजन पर -1 और -1 चार्जेज आ जाते हैं। यहाँ पे जो चार्ज आया सल्फर एटम के ऊपर, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये +2 है ना। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है जो हमारा चार्ज है, फॉर्मल चार्ज सल्फर के ऊपर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट रिप्रेजेंट द फेलियर ऑफ द लेविस ऑक्टेट रूल। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि लेविस ऑक्टेट रूल जो उन्होंने दिया था उसका जो फेलियर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। तो पहले इनके फेलियर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो उनका फेलियर बताते हैं। तो देखो, जितने भी हाइपरवेलेंट या हाइपोवेलेंट वाले जो मॉलिक्यूल्स आ गए, जैसे हम बात करें BF3 की, तो BF3 में देखो जो बोरॉन है वो कहाँ अपना ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, B। यहाँ पर देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहा है, 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्टेट ही नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 है ना। सिमिलरली PCl5 को अगर हम ले, PCl5 का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हाइपर वैलेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहे हैं, फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल जो फेल हो जाता है, यहाँ पर ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, तो मतलब हाइपोवेलेंट, हाइपर वैलेंट। और सेकेंड जो हम कंसिडर करते हैं जिनका फेलर माना जाता है वो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे हम बात करें NO की, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक जो है फेलियर माना गया था लेविस ऑक्टेट रूल का। तो हमने 3 वो सीखे कौन कौन से जो उनके फेलियर माने जाते हैं। पहला हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एंड जो फोर्थ है वो क्या है कि जो लेविस थे उन्होंने बताया था, लुइस ने, कि जो भी इनर्ट गैसेस हैं जैसे कि जेनॉन हो गए, क्रिप्टन हो गए, कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। बट लेटर क्या देखा गया कि जेनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इस जो ये चीजें हैं इनका फेलर रिप्रेजेंट कर रही हैं। XeF2 का एग्जिस्ट करना, KrF2 का एग्जिस्ट करना, सब क्या है, फेलर ऑफ द लेविस है, ठीक है। तो इनमें देखते हैं, तो ऑप्शन ये क्या है, BF3 एंड PCl5। तो डेफिनेटली ये हाइपोवेलेंट और हाइपरवेलेंट, तो ये फेलर रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा फेलर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट NH3, अगर हम NH3 देखते हैं तो NH3 क्या होगा, NH। तो यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कंप्लीटली। और ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है लुईस ऑक्टेट रूल को, तो ये फेलर नहीं माना जाएगा उसका। हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड XeF2 डेफिनेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लुईस थे उन्होंने बताया था कि जितने भी इनर्ट गैसेस हैं वो कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं ना। तो हमारा बुथ B एंड C बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन। इसमें से क्या ऐसा है जो कि ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता, फॉर्मल चार्ज, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑक्टेट रूल था जो था उसने फॉर्मल चार्ज के बारे में डेफिनेटली बताया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, बट जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है इसके बारे में ऑक्टेट रूल में कुछ भी नहीं बताया गया है। ऑक्टेट रूल ने शेप के बारे में कुछ नहीं बताया, वो फर्दर हमने हाइब्रिडाइजेशन और VBT इनके अंदर उसके बारे में हमने सीखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है ऑक्टेट रूल ने नहीं बताया है, तो हम अपना करेक्ट ऑप्शन इसको मार्क करेंगे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच बॉन्ड विल फॉर्म व्हेन px ऑर्बिटल विल ओवरलैप अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सीखना होता है। इसके बाद आप सभी जितने भी मतलब ओवरलैपिंग है उनके सबके बॉन्ड बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे करके, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बेसिकली देखो करना कुछ नहीं है, बात कर रहा है px ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, इसको x y z। ठीक है, अब px ऑर्बिटल, तो px कैसा होगा, px ऐसा होगा कुछ, इधर भी ऐसे होगा px। ठीक है, ऐसा px बनेगा हमारा, ये हमारा px हो गया। ठीक, अब बोल रहा है px ऑर्बिटल विल ओवरलैप अलोंग द y एक्सिस, है ना, y एक्सिस के अलोंग के ओवरलैप कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस पे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर एक px होगा, ऐसा ही px बनेगा, और एक px मान लो इधर हो गया। अब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है अलोंग y एक्सिस, तो ये दोनों लोब क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और ऐसा जब लोब इंटरेक्शन होता है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमारे पास बनता है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे एक दो और करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया होता है पी वाई है और अलोंग वाई एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा एक्सिस हो गया, यहाँ पर पी वाई है, तो पी वाई ऐसा होता एंड ये भी पी वाई होता। ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस मतलब ऐसे ऐसे, फिर जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, फिर हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बनता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे आप, दो चार छः मॉलिक्यूल्स में, मतलब दो चार छः ऑर्बिटल्स को बना करके, तो ये धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा। ये बहुत इजी सी चीज़ है, सिंपल है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हमारे पास बन रहा है, जब पी एक्स ओवरलैप कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है। बस इसको रटने की कोशिश कभी मत करना। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो इसको हमेशा समझने की कोशिश करें, तो पाई बॉन्ड हमारे पास बनेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, 2s बॉन्ड इस इसकी, फिर 2s 2p 2s 3s, देन 3s 3p 3s 3s, 2s 2p 2s 2s 2s, और ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो बस इसको थोड़ा सा देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। देखो, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो सबसे पहले देखते हैं एन वैल्यू, है ना, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती जाती है। डोमिनेटिंग फैक्टर है सबसे पहला। ठीक है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, घटती जाएगी। एंड इफ, अगर मान लो कि जो एन की वैल्यू है सेम है ना, तो हम फिर सेकंड किस पे जाते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर पे, डायरेक्शनल नेचर पे, डायरेक्शनल नेचर। और डायरेक्शनल नेचर का जो ऑर्डर होता है वो एस पी डी एफ, वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ऐसे। ठीक है, ये होता है डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर। इस चीज को ध्यान रखना है, डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर है। तो अब इसको कंसीडर करते हुए हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो पहला देखते हैं 2s 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 2p और 2s 3s। तो देखो 2s और 3s आया, मतलब अगर 3 आ गया तो 3 वाले की सबसे कम होगी। पर यहाँ पे 2s और 2s 2p में किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ पे दोनों देखो n की वैल्यू सेम है ना, n की वैल्यू सेम है। बट अगर हम बात करें 2s एंड 2p, तो यहाँ पे डायरेक्शनल कैरेक्टर यहाँ पे p ऑर्बिटल की वजह से बढ़ेगा, p की वजह से डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 3s 3s, फिर इसमें तो ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि 3 की इसमें 2 से ज़्यादा दे रखी, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, इसमें डायरेक्शनल पे जाना ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड में क्या है, पहले 2s फिर 2s 2p, फिर से वही सेम गलती रिपीट कर दी। 2s की स्ट्रेंथ 2s 2p से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, 2s 2p की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू 2s है ना। फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे तो सारी ऑप्शन गलत हो गए हैं, मेरी मिस्टेक है। इसको चेंज करके ऐसे लिख लो, 2s 2p 2s 2s, फिर 3s 3p और 3s 3s।
ये मेरी ही गलती है, मैंने उल्टे साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे अगर होता तो सही होता है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई डेफिनेटली, तो सॉरी उसके लिए। पर ये वाला जो ऑर्डर होगा वो करेक्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना तुम लोग यार, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं गलत बड़ा बता रहा हूँ कुछ। 2s 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 2p, हाँ तो सब बिल्कुल सही है। यहीं पे जो थोड़ी सी गलती है उसको सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब तुम कॉन्सेप्ट सीख लो यहाँ पर, जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया उसको तुम थोड़ा यहाँ पे देख लेना, ब्लंडर जो भी हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग दिस, है ना। तो इसको देखते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, और ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है, इसको याद कर लो। ये कहीं अगर पूछी जाए तो वहाँ पे इसको याद रखना ही बेटर होगा। इसका रीजन कुछ ज़्यादा ऐसे एक्सप्लेन करके दिया नहीं हुआ है, बट हाँ कहीं लोन पेयर रिपल्सन एंड सो ऑन, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिला जुला के इसका रीजन देते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो करेक्ट ऑर्डर ये होता है कि सी देन एन और फिर आता है हमारा एफ और फिर आता है इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें, चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। तो हमारा CCNNFF देन ओ, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रटने वाली चीज़ है, इसको रट लेना ढंग से, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ना कुछ तो तुम्हें यहाँ पे रटना पड़ेगा ही। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द XeO4, XeO4 के लिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ द पी पाई डी पाई बॉन्ड आर 3, द नंबर ऑफ द पी पाई डी पाई बॉन्ड आर 4, द नंबर ऑफ द पी पाई बॉन्ड आर 1, एंड लास्ट ऑप्शन क्या था, नंबर ऑफ द पी पाई डी पाई बॉन्ड आर 2, है ना। तो मतलब पी पाई डी पाई पी पाई ऐसे करके बॉन्ड कैलकुलेट करके बताने हैं। तो बेसिकली ऐसे टाइप क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको जो भी दिया हुआ उसका स्ट्रक्चर बनाना है, XeO4 बनाना है ना। तो XeO4 हम बना लेंगे ऐसे, ठीक, XeO4 बना लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास S कितना होता है, S 1 होता है, 3 P होते हैं एंड देन D होता है, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि जो D होता है वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, ठीक, D कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। तो इस इन तीन चीजों को ध्यान में रख के फिर इसको देखते हैं। तो मान लो सिग्मा बॉन्ड्स देखने पहले, तो सिग्मा बॉन्ड कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड डी किसके लिए, एस के लिए हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड पी के लिए, तीसरा सिग्मा बॉन्ड पी, मतलब 3 पी हमारे पास, तो इसको पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, 3 सिग्मा बॉन्ड खत्म हो चुके। मतलब ये एस हो गया, लिख देता हूँ मैं, पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने पाई बॉन्ड्स, तो सारे पी भी खत्म हो चुके, तो ये डेफिनेटली डी, ये भी डी, ये भी डी और डी। तो मतलब जितने भी चारों जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कौन से बॉन्ड हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स ही हैं, मतलब ये डी के साथ मिलके बने हुए हैं, ठीक है। कैसे बने हुए हैं, डी के साथ मिलके, जेनॉन का डी ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, फिर ये पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो एक टोटल नंबर में कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स आर 4, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा। मैं एक और बता देता हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर SO3-2 की बात करें हम, तो डबल बॉन्ड O माइनस O और O माइनस, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, है ना। और यहाँ पर एक लोन पेयर भी आएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर सबसे पहले हम दे देंगे S को, ठीक है। लोन पेयर कलर चेंज करते हैं, लोन पेयर हमने S को दे दिया, सिंगल ये सिग्मा बॉन्ड PX को दिया, ये सिग्मा बॉन्ड हमने PY को दिया, ये वाला सिग्मा हमने PZ को दिया, SO3 था, एक हमारे पास पाई बॉन्ड आया, है ना, इसको हम किसको दे देंगे, D को दे देंगे, तो यहाँ पर एक पी पाई डी पाई एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद सारे बॉन्ड्स के काउंट कर करके एक एक को बांटते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हमें मिल जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द हैलोजेंस। एक ऑर्डर फिर से पूछा गया है कि कौन सा सही है रिगार्डिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना। तो देखो ये भी थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है मैं सीधा बता देता हूँ, Cl2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर Br2 का होगा, फिर F2 का होगा और फिर I2 का होगा। तो इसमें जो रीजन एक्सप्लेन किया जाता है कि F2 जो है यहाँ पे क्यों पहुंचा, मतलब जो F2 का है उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्यों कम हुआ, वो ये है
कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है और यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, है ना, लोन पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है, मतलब इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम हो जाती है। तो ये ऑर्डर इसका दे रख, ये मतलब ऑर्डर इसका सही ये होगा Cl2 Br2 F2 देन I2, और इसका जो रीजन है ये मैंने भी बता दिया अभी तुम्हें, ठीक है। तो इसको भी याद ही रखना है बेसिकली रीजन सहित, कभी मान लो असर्शन रीजन क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा Cl2 Br2 F2 एंड I2, ऑप्शन सी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which of the following is not correct regarding hybridization? हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, ऑप्शंस देखते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ऑप्शन बी क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑप्शन सी क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हैव डिफरेंट एनर्जी इन सम केसेस, एंड ऑप्शन डी क्या है, बोथ बी एंड सी। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिड होकर बनते हैं, मतलब तो उनकी जो एनर्जी और शेप है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, हमेशा ही इक्वल होता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हमेशा इक्वल होंगे, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ही यही कहती है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा जो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन बी कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऐसा भी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी कहती है। तो ऑप्शन बी भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। देन ऑप्शन सी क्या है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल में हैव डिफरेंट एनर्जी इन सम केसेस। तो ये गलत बात है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट नहीं होती कभी भी किसी भी केस में, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एज द परसेंटेज ऑफ द एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस देन, परसेंटेज एस कैरेक्टर को हम बढ़ा रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में, देन क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एंड ऑप्शन सी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, है ना। तो थोड़ा करेक्शन कर लो छोटा सा, यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं इसमें, यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस कर लो, इंक्रीजेस, है ना, ठीक है। सो अब इसको देखते हैं। देखो जब भी परसेंटेज एस करेक्टर हम बढ़ाते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाते हैं तो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घटती है। ये तीन चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। और सिमिलरली परसेंटेज पी करेक्टर घटाने पे इसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम यहाँ पे बढ़नी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, तो डेफिनेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया था ऑप्शन, तो यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा, इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज करनी चाहिए। तो दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती, तो एक को मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। आज दो क्वेश्चन में से छोटी छोटी गलतियां हो गई लिखने में, सॉरी उसके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या बोल रहा है, द आयन दैट हैव द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन बताना इसमें से किसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबका देख लेते हैं करके एक एक। तो पहला क्या है, ICl2-1, ICl2-1, ठीक है। तो आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं, -1 आया तो +1, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आयोडीन के पास, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आयोडीन के पास। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसमें 2 सिग्मा बन जाएंगे, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3d, ठीक, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है IF6-1, ठीक। तो यहाँ पर फिर से आयोडीन के पास कितने हो जाएंगे, 7 + 1, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड अब क्या करेंगे हम, फिर 6 सिग्मा, 6 सिग्मा और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, है ना। तो ये तो sp3d3 ऐसा सा हाइब्रिडाइजेशन इसका कुछ बनना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ICl4-1, ICl4-1। तो यहाँ पर आयोडीन के पास फिर से कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और
4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो लोन पेयर कितने बचेंगे, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 4 सिग्मा, और यहाँ पर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या आएगा, sp3d2। हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सो ये भी समझ में आ गया होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो ये देख लिया आपने कैसे निकालते हैं, आता ही होगा लगभग सभी को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शेप फॉर द XgOF2 एंड XgOF4, इन दो का शेप बताना है ना, तो इनका भी स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो XgOF2 एंड XgOF4, ठीक। तो ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली सेल में। तो अब इसके बाद हमें बताने हैं कितने सिग्मा कितने आ जाएंगे, 3 सिग्मा आ जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे, और इसके बाद हमारे पास लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे 2। तो हमारा जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, sp3d। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं XgFO, यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। और सिमिलरली इसका बनाते हैं, तो इसमें भी देखो 4 सिग्मा ये F की वजह से और 1 सिग्मा ऑक्सीजन के, तो 5 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। और 4 और 2 6, और लोन पेयर कितना आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएगा 1। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा XgO F और यहाँ पर लोन पेयर, ठीक। तो इसका क्या शेप है, स्क्वायर, और यहाँ पे एक पिरामिड है ना, तो स्क्वायर पिरामिडल, इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। और ये देखो टी बन रहा है, तो टी शेप है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टी शेप। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, टी शेप एंड द स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो गलत। ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी क्या है, टी शेप एंड द पेंटागोनल पिरामिडल, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है, टी शेप एंड द स्क्वायर पिरामिडल, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, 2 स्टेटमेंट दिए और उसमें बताने कौन सही गलत है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द VSEPR लोन पेयर्स आर प्लेस्ड सच दैट इट पोजेसेस मिनिमम रिपल्सन। तो VSEPR की जो थ्योरी थी उसने यही बताया था कि लोन पेयर्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर कि जो रिपल्सन है वो मिनिमम होना चाहिए। रिपल्सन क्या होना चाहिए, रिपल्सन शुड बी मिनिमम, ठीक है। ये हमारी VSEPR की थ्योरी ने बताया था। फिर स्टेटमेंट 2 देखते हैं, फॉर द रिपल्सन द ऑर्डर इज, रिपल्सन के लिए जो ऑर्डर इन्होंने बताया वो क्या था, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, है ना। फिर ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, और एक गलत एक सही, फिर दूसरा सही एक गलत, ऐसे करके ऑप्शंस दिए होते हैं ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली। तो इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए। तो VC जो VSEPR की थ्योरी थी उसने जो बताया था उसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। और सेकंड वाला देखते हैं कि लोन पेयर के बीच का रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसमें ज्यादा होगा, लोन पेयर्स में। अगर लोन पेयर होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो रिपल्सन क्या है, ज्यादा होगा, है ना। तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर बॉन्ड पेयर का होगा रिपल्सन। हमारे स्टेटमेंट जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द PCl5 which of the following is not correct। सो ये पहला 13 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं 14 क्वेश्चन। फॉर द PCl5 which of the following is not correct, है ना। तो PCl5 के लिए कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए क्या है, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ऑप्शन बी क्या है, 3 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्रीज आर प्रेजेंट। ऑप्शन सी क्या है, ऑल PCl बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। एंड ऑप्शन डी क्या है, बोथ बी एंड सी। सो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो देखते हैं इसको। अब इसमें सब चीज़ें जानने के लिए हमें डेफिनेटली इसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं PCl5, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ, है ना। जो ये और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3d आ रहा है। इस शेप का नाम मुझे तुम लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। इस शेप का नाम तुम लोग हमें कमेंट में बताओगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आने वाला है। अब इसमें बॉन्ड एंगल्स देखते हैं 120 डिग्री के, तो 1 2 और 3। तो जो बॉन्ड एंगल हैं, बॉन्ड एंगल
ऑफ 120 डिग्री वो कितने हैं, 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन ए भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है, ऑल पीसीएल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, है ना। तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखने में मॉलिक्यूल बिल्कुल तुम्हें दिख रहा होगा कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सारी चीज में जो सारे पीसीएल के बॉन्ड लेंथ हैं वो इक्वल होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है ना। क्योंकि जब हम क्योंकि जब हम एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पर हम जब कोई भी एटम प्लेस करते हैं तो उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, घट जाता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर घट जाता है क्योंकि यहाँ पे इसको जो स्पेस है वो कम मिलता है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे घटता है। और जब परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा तो भी मैंने बताया था कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑल पीसीएल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी ये इससे थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है, इससे थोड़ी सी छोटी होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बड़ी होगी। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन तो कौन सा, ऑप्शन सी है, गलत हो जाएगा, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया था। और बोथ बी एंड सी तो नहीं होगा क्योंकि 120 डिग्री के 3 एंगल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा बेंड्स रूल पे था क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल ही था। अगर किसी को बेंड्स रूल आता है तो कर लेगा इजिली इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिगार्डिंग द बॉन्ड एंगल। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि द बॉन्ड एंगल बिटवीन द H2O इज मोर देन OF2, है ना। तो H2O और OF2 के बॉन्ड एंगल के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, एंड OF2, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें वो सेम है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी यहाँ पे सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है ना। और यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन की कंपैरिजन में बड़ा है, बट इतना बड़ा नहीं कि वो स्टेरिक क्राउडिंग शो कर सके। तो ऐसे केस में अगर हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एकमात्र जो चीज डिफरेंट है वो है क्या, सराउंडिंग एटम, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से भी काफी ज्यादा है, ठीक। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो किधर की तरफ खींचेगा, अगर इस केस में देखें तो इस केस में ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा, है ना। तो हमारे मान लो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से पास पास आए, थोड़े से पास पास आए, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से पास पास आए, इलेक्ट्रॉन पास पास आए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास पास आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिपल्सन हुआ, यहाँ पर रिपल्सन हुआ जिसकी वजह से ये फिर से दूर चलेगा और बॉन्ड एंगल यहाँ का क्या हुआ, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ गया। और यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन हो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दूर है, तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा। और इस वजह से यहाँ पर जो पानी के अंदर का बॉन्ड एंगल है वो OF2 से ज्यादा देखने को मिलेगा हमें। ऐसा एक्सप्लेनेशन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा बिल्कुल सही है। सो सिमिलरली स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है, द बॉन्ड एंगल ऑफ द OCl2 इज मोर देन OH2, मतलब H2O ही है उसको OH2 लिख दिया गया है। तो अगर OCl2 और OH2 की बात करें तो इसका भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, एंड OH2। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें स्टेरिक क्राउडिंग देखने को मिलेगी क्योंकि जो क्लोरीन है वो बड़ा होता है साइज में और स्टेरिक क्राउडिंग को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग देखने को मिलेगी और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा हो जाएगा OCl2 का OH2 से। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ये वाली जो चीज है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तुम्हें, ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, the bond distance of HF is 9.17 into 10 to the power minus 11 meter and the dipole moment of HF is 6.104 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. The percentage ionic character of the HF, है ना। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, तो ये बेसिकली PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन जेईई मेंस का, वही मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। बट इसका जो फॉर्मूला वो रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है, कहीं देखने को मिल जाए। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है।
अब देख लो इसमें म्यू थ्योरेटिकल और म्यू ऑब्जर्व्ड होता है क्या, तो जो गिवन होता है वो होता है म्यू ऑब्जर्व्ड, जो गिवन है पहले से तुम्हें, ठीक है। जो पहले से गिवन है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे म्यू ऑब्जर्व्ड, और जो तुम कैलकुलेट करोगे, वो तुम उसको क्या बोलोगे, तुम म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, 6.104 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, म्यू ऑब्जर्व हमारा कितना हो जाएगा 6.104, और जो म्यू थ्योरेटिकल है वो कितना हो जाएगा हमारा Q इंटू डी, है ना। तो Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटू डिस्टेंस, यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो दे रखा है, तो बॉन्ड डिस्टेंस देखते हैं कितना 9.17, ठीक है। तो 9.17 इंटू 10⁻⁻11, ठीक। तो यहाँ से परसेंटेज IC निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो देखो 10⁻30 और ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 6.104 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 9.17, ठीक है, इंटू 100। तो ये करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या क्या है बस 1.6 1 1.6, इसको हटा देता हूँ मैं, रुक जाओ, इसको कैसे लिखते हैं, 6.104 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 9.17, ठीक है। इसको करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है 0.41 इंटू 100 कर देंगे, हमारा 41.6% जो है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो 41.6 हमारा क्या आएगा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, लगभग मतलब 41.5, हमारा ऑप्शन डी क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, बस इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना था तुम्हें, म्यू ऑब्जर्व म्यू थ्योरेटिकल, और पता होना चाहिए कि ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल होते क्या हैं। तो थ्योरेटिकल जो तुम कैलकुलेट करोगे वो होगा, और ऑब्जर्व क्या होगा जो दे रखा होगा, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तुम्हारा जो है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर मिल जाएगा हमें, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर एज वेल एज प्लेनर, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि पोलर है और प्लेनर भी है। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है। पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें मतलब जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू जीरो ना हो, है ना, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे प्लेनर भी होना चाहिए। तो पहला देखते हैं, पहला XeF4, XeF4 तो कोई देखते ही बता दे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसका शेप कुछ ऐसा, यहाँ यहाँ लोन पेयर, और ये एफ 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 बिल्कुल सिमेट्रिक सा, और जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे नॉन पोलर हो जाएंगे, है ना। तो नॉन पोलर हो गया, तो पोलर रहा नहीं, भले प्लेनर था। नेक्स्ट क्या है XeF3Cl, उसी का भाई XeF3Cl, भाई जरूर है पर ये सिमेट्रिक नहीं है, भाई जरूर है पर ये उसका सिमेट्रिक नहीं है, देखो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और ये प्लेनर है, एक ही प्लेन में सारे जो एटम्स है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन भी है वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी नीचे के ऑप्शन अगर हम देखें तो CH4, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो, मतलब जीरो हो जाएगा, पोलर ही नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, भले नॉन प्लेनर है। एंड सिमिलरली ICl3 का देखेंगे तो उसका भी कुछ भी आएगा, है ना। सो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल फॉर द डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट के लिए करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो CH4 CCl4 किसका किसका दे रखा है, लिख लेते हैं CHCl3, देखो इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि ये परफेक्ट शेप्स हैं टेट्राहेड्रल, और सिमेट्रिक हैं हर तरफ से, H H H H, ठीक है। जितने भी सिमेट्रिक है सबका डाइपोल मोमेंट हम क्या मानते हैं जीरो, तो इसका तो जीरो हो गया। फिर CHCl3 इसका कुछ पॉजिटिव आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ आएगा, है ना, तो इसका ज्यादा होगा, इन दोनों का बराबर होगा, ऐसा देख लो कोई ऑर्डर, तो ऑप्शन यही करेक्ट है हमारा, इन दोनों का बराबर और बराबर हो जाएगा, और CHCl3 का जो है वो ज्यादा हो जाएगा इन दोनों से। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था डाइपोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बेंजीन, PYQ है ये, बट अच्छा क्वेश्चन है तो इसको मैंने उठा लिया यहाँ पे। तो बता रहा है बेंजीन के अंदर कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो
बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जल्दबाजी में तुम 6 मार्क कर सकते हो और ऑप्शन ए भी वही दे रखा है, बट यहाँ पे ऑर्बिटल्स की बात की गई है। तो अगर हम एक sp2 लें, एक sp2, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। तो हमने 6 लिए, तो 6 में कितने टोटल ऑर्बिटल हो जाएंगे, टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 18। तो हमारा जो ऑप्शन 18 वाला है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, पूछा जा चुका है, तुम लोगों ने पहले ही कर रखा होगा आई होप। और अगर अभी तक पीवाईक्यू करना शुरू नहीं किए हैं, अगर नहीं किया किसी महानुभाव ने तो पीवाईक्यू करना शुरू नहीं किया तो प्लीज अब शुरू कर दीजिए पीवाईक्यू करना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इट्स द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या दे रखा था, फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन इज इजियर देन द फॉस्फोनियम, है ना। तो बता रहा है कि अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 प्लस इज इजियर एज कंपेयर टू PH4 प्लस फॉस्फोनियम आयन। और इसके बाद इसका रीजन क्या दे रखा है, तो ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द अमोनियम आयन आर हाइब्रिड बट इन फॉस्फोनियम आयन आर नॉट, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो अमोनियम आयन है वो इजिली फॉर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू द फॉस्फोनियम आयन। और इसका रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो अमोनियम आयन है उसके अंदर के जो मतलब ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिड हैं, जबकि जो फॉस्फोनियम आयन है उसके अंदर के जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। तो जिसने भी ड्रैगो रूल पढ़ा है उसको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो NH3 है, NH3 ये ड्रैगो रूल फॉलो नहीं करता है। बट सिमिलरली अगर हम देखें PH3 को, तो ये क्या करता है, ड्रैगो रूल फॉलो करता है। और जो चीजें जहाँ पे ड्रैगो रूल फॉलो होता है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं दिखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं दिखेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो रिएक्टिविटी कम होगी तो डेफिनेटली PH4 इजिली उतनी इजिली नहीं बनेगा जितनी इजिली NH4 प्लस बन जाएगा। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। ये किसका क्वेश्चन था, यहाँ पर ड्रैगो रूल का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये ड्रैगो रूल का क्वेश्चन था, ड्रैगो रूल, ठीक है। इजी भी था, कुछ इसमें था नहीं खास। तो असर्शन और रीजन दोनों से और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है NH3 के अंदर, मतलब NH4 प्लस इजिली बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये वाला भी हो गया इसका जो असर्शन रीजन दोनों से और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बात आती है, पिछले लेक्चर में मैंने एक बोनस क्वेश्चन दिया था जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करनी थी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करनी थी। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से थे वो आयोनाइजेशन एनर्जीज की कंपेयर करनी थी, हमारे पास था फ्लोरीन, F- Cl एंड Cl-, ठीक है। तो एक एक को देखते चलते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की, हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो क्लोरीन से ज्यादा होती है, ठीक है, एक चीज पता चल गई। फिर हम देखेंगे F और F- में। तो F में और F- में F की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू F-। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा F- में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो चीज समझ में आ गई होगी। तो ये वाली F जो होगी, F की जो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू, सिमिलरली Cl की ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू Cl-। ये तीन चीजें हमें पता चल गई। अब कंपेयर करना है हमें F- और Cl- में, F- और Cl- में कंपेयर करना। तो अगर हम यहाँ से ऑर्डर बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर बनाने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। देखो F- की कम है, F की सबसे ज्यादा, यहाँ भी F ज्यादा है, यहाँ भी सबसे ज्यादा, यहाँ से F की मिल गई। इसके बाद हमें क्लोरीन मिल जाएगा और फिर इसके बाद Cl- और F- बचते हैं, ठीक है। F- और Cl- इसके बाद हमारे पास बच जाते हैं। तो अब इनकी कैसे कंपेयर करेंगे, तो इनके एनर्जीज कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं केस। देखो क्या होगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ F, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl- क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl। और ये सब मैग्नीट्यूड की बातें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई मतलब वो नहीं सोचना कि मैग्नीट्यूड मतलब निगेटिव पॉजिटिव साइन, कुछ सोचना नहीं है, सब मैग्नीट्यूड की बात चल रही। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो जो F- की मतलब F- हमारे पास, उससे हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, और उसमें और F में हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो जो एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बराबर आने वाली है, ठीक है।
तो ये चीजें हम लिख सकते हैं। अब देखो हमें ये कंपेयर करना है, हमें ये तो नहीं पता है, ये चीज हमें नहीं पता है, ये चीज हमें नहीं पता है, ठीक है, बट हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की क्या होती है, कम होती है, फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से। साइन उल्टा लग गया। तो जो फ्लोरीन की है वो क्या होती है, कम होती है क्लोरीन से, ठीक है। ये चीज मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका था। तो देख लो यहाँ पर जो फ्लोरीन की ये होगी कम होगी, तो मतलब जो आई ऑफ द एफ माइनस होगा वो कम होगा Cl से, एफ माइनस का कम होगा Cl माइनस से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से पता चल गई तुम्हें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ सबसे ज्यादा, फिर Cl, और इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, एफ माइनस, एंड देन आ जाएगा हमारा, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस, एंड देन आ जाएगा हमारा एफ माइनस, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर होने वाला है इसका। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ऑर्डर, इसको तुम लोग चेक कर लेना अगर किसी ने सॉल्व किया हो पहले। जैसे मैंने कमेंट करने को बोला था पर एक भी कमेंट नहीं आया था इस पे। सो ये ऑर्डर होने वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन मैंने कैसे किया, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पर। ये चीज अगर तुमने पहले नहीं कर रखा है तो क्लिक करना मुश्किल है। सो ये हो गया पिछला वाला बोनस क्वेश्चन। तो अगर इसको बता दिया मैंने तो एक बोनस क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से बनता है। तो उस बोनस क्वेश्चन को तुम देखो यहाँ पर, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है, और इसको करने के बाद तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो पढ़ देता हूँ मैं। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द PCl2F3 PCl2F3 एंड PCl3F2, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है कि मतलब किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये बताना है तुम्हें। तो जिसको भी ये आ जाए वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। यहाँ पे लेक्चर ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। देन स्टे कनेक्टेड, बाय।